महेश, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आप एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज फंड भी मैनेज करते हैं बिरला एएमसी पे। फाइनेंशियल्स पे इस समय आपकी क्या राय बन रही है? एसबीआई के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले ही अपने रिजल्ट्स की कमेंट्री में बोला कि क्रेडिट ग्रोथ टेक ऑफ करने के पीरियड पे है, आ गई है लगभग। जो 2-4 साल से श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे भी सिमिलर कमेंट्री दे रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन ने ये बोला कि खूब मकान बिक रहे हैं और इसलिए वॉल्यूम्स अच्छे हैं होम फाइनेंसिंग कंपनीज पे। आपके पास ये सारा मिक्सचर है अपने फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में, तो इस सारी पॉकेट्स पे आपकी क्या राय बन रही है? फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, दिस सेक्टर विल डू वेल। तो यहाँ से जो हम इकोनॉमिक रिकवरी देख रहे हैं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में, तो यहाँ से इकोनॉमी उभर के आ रही है और ये अगले कुछ सालों के लिए अच्छी रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसके चलते हुए एक तो क्रेडिट ग्रोथ जो कि सिंगल डिजिट में ओवरऑल ग्रो कर रहा था, वो अभी डबल डिजिट ग्रोथ आगे जाके हो सकता है। तो इसके कारण टॉप लाइन ग्रोथ बैंक्स की अच्छी होगी। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक बैंक्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो है कि एनपीएस का, क्रेडिट कॉस्ट जो बात करते हैं, राइट, जो बैड डेट्स और एनपीएस रहते हैं, उसके कारण प्रॉफिट्स में ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो बैंक के जो एनपीएस है वो काफी हद तक अभी जो रिजल्ट्स आए हैं और आगे जाके देख के ऐसा लग रहा है कि वहां पे पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी नीचे आएंगे। तो इसके कारण बैंक की प्रॉफिट्स में दे कुड बी सम अपग्रेड्स कमिंग इन द क्वार्टर्स। एंड जैसे हमने देखा है कि कॉर्पोरेट का जो एनपीए साइकिल था वो 2 साल पहले ही पीक आउट हुआ था। उसके बाद कॉर्पोरेट्स में एनपीएस स्पेशली लार्ज कॉर्पोरेट्स में काफी कम हो गए थे और बाकी सेक्टर्स में भी लाइक मेटल सेक्टर जहाँ पे स्ट्रेस था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफी आया बिकॉज मेटल प्राइसेस हैव गॉन अप। एंड रिटेल में जो कोविड की वजह से जो स्ट्रेस था, तो वो भी इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। और आगे जाके आई थिंक जो क्रेडिट कॉस्ट वो काफी कम हो जाएगी। और वी आर इन द फेज वेयर अभी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो काफी बॉटम आउट हो गए हैं। यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे ऊपर ही आएंगे। उसके कारण भी बैंक्स को थोड़ा फायदा होगा, उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएंगी। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर यहाँ से अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए रिजल्ट्स में। और ये सेक्टर ऐसे देखा जाए तो वैसे भी वैल्यूएशन इस सेक्टर में बॉर्डर मार्केट के मुकाबले इतने महंगे नहीं हैं। सो रीजनेबल वैल्यूएशंस, इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक शुड डू वेल फॉर द सेक्टर। हालांकि एक इसमें ध्यान रखना चाहिए ये सेक्टर में कि इसमें भी काफी डिस्ट्रप्शन हो रही है। सो हालांकि मैक्रो आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है, बट जो बैंक्स डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रही है अपने बिजनेस के लिए, और उनको ज्यादा गेन होगा मार्केट शेयर गेन के लिए। और हमने देखा है कि अभी नई कंपनीज आ रही है, जो डिजिटल कंपनी डिस्ट्रप्ट आ रहा है, वो शायद थोड़ा टक्कर दे सकती है कुछ बैंक्स को। जो बैंक्स मजबूत हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिन्होंने डिजिटल को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, वो बैंक्स इस माहौल में आगे जाके एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और इस एक्सपीरियंस से हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी ज़रूर फायदा हो। फाइनेंशियल्स की आप बात कर रहे हैं, आपके चाहे कोई भी फंड्स हो, कोई भी स्कीम्स हो, उसमें आपका बैंक्स का एक्सपोजर बहुत है। क्या आपको सिर्फ फाइनेंशियल्स में सिर्फ बैंक्स पसंद आते हैं या एनबीएफसीज पर भी आपकी नजर है? तो ओवरऑल भी इकोनॉमिक रिकवरी होगी, उसमें बैंक्स को और एनबीएफसीज को दोनों को फायदा होगा। एनबीएफसीज में भी जो रिटेल एनबीएफसीज है, स्पेशली एसेट बैक जो है, जैसे ऑटो सेक्टर लैंडिंग, यहाँ पे काफी तरह से अभी स्लो डाउन हुआ था और लोन ग्रोथ वाज वीक। वहाँ पे वेदर इट्स कमर्शियल व्हीकल्स और फोर व्हीलर्स, वहाँ पे आगे जाके विल सी एन इम्प्रूवमेंट कमिंग थ्रू। और एनबीएफसीज में एक तरह से जो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स था, राइट, दैट वाज वेरी हाई लास्ट ईयर जब क्रेडिट लिक्विडिटी क्राइसिस था। नाउ इजी लिक्विडिटी व्हिच इज देयर अराउंड, सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर एनबीएफसीज वो काफी नीचे आ गई है, जिसका बेनिफिट एनबीएफसी मिलेगा। बट यहाँ पे भी एनबीएफसी सेक्टर में मुझे लग रहा है कि जो बड़ी लार्ज एनबीएफसीज हैं, हमें लग रहा है कि उनको ज्यादा फायदा होगा। एनबीएफसी सेक्टर में ऑलरेडी कंसोलिडेशन हुआ है। जो बड़ी एनबीएफसी उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, स्मॉलर एनबीएफसीज हैव काइंड ऑफ रिमेन्ड वीक।
सो वो कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा और जो लार्ज एस्टैब्लिश एनबीएफसीज हैं, और अगेन एनबीएफसी सेक्टर में भी जो जहां ने डिजिटल अडॉप्शन किया है, राइट, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो नए कंपनीज आ रहे हैं वहां वो भी अभी लेंडिंग बिजनेस में आ रहे हैं, जैसे पेमेंट्स कंपनी है, दे वांट टू गेट इनटू लेंडिंग। सो कंपटीशन ये स्पेस में बढ़ेंगी, और डिजिटल अडॉप्शन के कारण अगर आप कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं, उनकी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से, सो वो कंपनीज आगे जाके अच्छी कर सकती है। सो या एनबीएफसी आई थिंक इट विल बी मोर सिलेक्टिव रादर देन ब्रॉड बेस्ड। एक क्वेश्चन जो सब लोग अब इससे थोड़ा पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आप, क्योंकि आप बड़े फंड मैनेजर हैं, आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को देखते हैं, मार्केट सर अब किस चीज़ को देख के और चलना चाहेगा? क्योंकि 7,000 प्री कोविड लेवल से हम 18,000 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मार्केट के पास और क्या ट्रिगर्स हैं जिसको हम कहें कि 20,000 हो जाएगा या 22,000 हो जाएगा? सो अभी तक जो मार्केट की जो मूवमेंट हुई है, जैसे इट इज बीन ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशंस की रिकवरी होगी, ओके, इकोनॉमी में, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली आल्सो वी हैव सीन दैट प्ले आउट। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी तरह से आ जाएंगी उभर के, एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। अभी देखे हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर में नतीजे काफी अच्छे आए हैं। ये साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी अराउंड 35% रहेगी निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ, और इसके कारण एंड लिक्विडिटी, राइट, बिकॉज enough liquidity which is there globally, so that is fueling the market. पर यहाँ से मार्केट इज नाउ फेयरली फैक्टरिंग इट, पूरी तरह से डिस्काउंट कर रहा है जो हालांकि जो सिचुएशन है इकोनॉमी की और कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो यहाँ से अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो आई थिंक इट विल बी मोर ड्रिवन बाय हाउ द रिकवरी प्लान्स आउट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की रिकवरी है उसकी पेस कितनी स्ट्रांग होगी आगे जाके, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जो थी मार्केट में, राइट, वो धीरे धीरे से अभी उसमें लिक्विडिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्लोबली भी हमने सुना है कि यूएस ने जो टेपरिंग अनाउंस की है नवंबर एंड से, एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट विल बी ओवर। सो खाली लिक्विडिटी के बेसिस पे जो स्टॉक्स चल रहे थे, आई थिंक वो अभी स्लो डाउन हो जाएंगे, और अर्निंग्स ड्रिवन ग्रोथ के कारण मार्केट आगे ऊपर जाएगा। और हमें लग रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी स्ट्रांग रहेंगी। ये साल तो अच्छी है बिकॉज ऑफ द लोअर बेस, बट आगे जाके भी FY23 के बाद भी इट शुड बी इन दी डबल डिजिट ग्रोथ। और उसके कारण आई थिंक दी अर्निंग्स ग्रोथ, बिकॉज हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स ग्रोथ थी वो सिंगल डिजिट थी, राइट, 5-6% थी। अभी लग रहा है कि लास्ट ईयर FY21 despite COVID year was a good year. This year also FY22 will be around 30-35% growth. But आगे जाके भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ कॉर्पोरेट की हो सकती है, बिकॉज हम काफी इकोनॉमी के बॉटम लेवल से ऊपर आ रहे हैं और काफी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है। सिक्लिकल, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बात की हम लोगों ने, कैपिटल गुड सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर भी काफी सेक्टर, इट्स अ ब्रॉड बेस्ड रिकवरी। और आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ ही आगे जाके मार्केट को सपोर्ट कर सकती है और मार्केट को नए लेवल पे लेके जा सकती है। हमें मालूम है कि आप एवरी ईयर एक काफ़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हैं ये देखने के लिए कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेक्स्ट 2-3 साल कैसे लग रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा लग रहा है। लास्ट आपने जब ये एक्सरसाइज की थी तब आपका क्या व्यू था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 2-3 महीने पहले वो एक्सरसाइज की थी। जो आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो प्रोपोर्शन एज ए पार्ट ऑफ GDP है वो अभी 3-4% पे आ गया है। आपको इस साइकिल के दौरान क्या वो 7-8% तक जाता हुआ नजर आता है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में? वो पॉसिबिलिटी है? तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने जब असेसमेंट की थी तो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी, डोमेस्टिक रिकवरी, और इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो उभर के अराउंड 7% GDP ग्रोथ तक जा सकती है। आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू डू दैट, हालांकि थोड़ा अभी स्लाइट रिकवरी में स्लाइटली स्लोअर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट उसका अगर इम्पैक्ट कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स पे देखोगे तो उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये साल की ग्रोथ है FY22 की जो GDP ग्रोथ है वो एक्चुअली हम लोगों ने कट कर दी है थोड़ी सी, बट अर्निंग्स ग्रोथ में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है बिकॉज काफी सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर जैसे बात किया और मेटल सेक्टर है जहां पे एक्चुअली अर्निंग्स में अपग्रेड हुए हैं। और ओवरऑल आउटलुक जैसे आपने बात की कि यहाँ से
प्रॉफिट्स अभी भी डिप्रेस है कंपेयर टू हिस्टोरिकल लेवल्स अगर देखा जाए, तो काफी स्कोप है कि अर्निंग्स जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो जैसे आपने बात की, वो नॉर्मलाइज होगा, और नॉर्मलाइज होगा तो इट विल गो बैक टू अराउंड व्हाटएवर 5-6%. इट माइट नॉट बी एज हाई एज इन द अर्लियर साइकिल, बट काफी उसमें जगह है ऊपर आने के लिए. और इसके कारण आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इवन दो जीडीपी ग्रोथ 6.5-7% के आसपास रहेगी रियल, और नॉमिनल टर्म्स में अराउंड 11%, बट अर्निंग्स ग्रोथ है वो शायद उससे ज्यादा हो सकती है. और यही कारण है कि मार्केट यहाँ से भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है. साथ ही महेश, क्योंकि जिन सेक्टर्स पर फोकस होना चाहिए, जो बड़े ट्रिगर्स होंगे, जो ड्राइवर्स होंगे ग्रोथ के, वहाँ तो फोकस होना चाहिए, पर क्या पोर्टफोलियो में रिड्यूस करना हो अगर कुछ, जैसे हम आईटी पैक पर भी देख रहे हैं कि आपका आईटी पैक में आपके सारे फंड्स में अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन एक ग्लोबली जो वॉइस निकल कर आ रही है, कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और कई सारे रीजंस एविडेंट है कि शायद आईटी पैक में वो उस तरह की पेस नहीं दिखेगी, तो यहाँ पर आप क्या एडवाइस करेंगे? See, आईटी सेक्टर में अगेन देयर इज एक काफी अच्छी तरह से एक टेलविंड है आईटी सेक्टर में, बिकॉज ग्लोबली सब कंपनीज, स्पेशली आफ्टर कोविड, देख रहे हैं कि उनको डिजिटल का जो स्पेंड है उसके ऊपर काफी इंक्रीज करते हैं. एक्चुअली आईटी सेक्टर में विजिबिलिटी ग्रोथ की काफी अच्छी है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. हाँ, हालांकि ये सेक्टर्स बिकॉज अच्छे परफॉर्म किए इसलिए वैल्यूएशंस ये स्टॉक में काफी ऊपर की तरफ है, बट आई थिंक दिस विल बी अ सेक्टर विच विल बी वेरी स्टेडी, राइट. और इंडियन आईटी कंपनीज ने भी काफी कुछ सालों में दे हैव मूव्ड अप द वैल्यू चेन, राइट. डिजिटल जो था उनका प्रोपोर्शन विच यूज्ड टू बी लाइक 15%, 20% हैज गॉन अप टू 40% और सो. और इसके कारण आई थिंक दिस सेक्टर विल स्टिल डू वेल. और हालांकि ज्यादा रिटर्न नहीं रहेंगे जितना पास्ट में रिटर्न दिया. दिस सेक्टर हैज डन वेरी वेल इन द लास्ट 2.5-3 years, बट आई थिंक दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म स्टडी. तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रख रहे, बट स्टडी परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर रहे हैं, और उसके कारण ये सेक्टर में हम लोग न्यूट्रल है यहाँ से. बट आई थिंक आईटी के अलावा डिजिटल अगर ब्रॉडर थीम देखे तो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को देख रहे हैं, बिकॉज सभी सेक्टर में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, राइट. वी आर सीइंग दैट वेदर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, वहां पे डिजिटल डिस्ट्रप्टर्स आ रहे थे. अगर आईटी को अपन थोड़ा ब्रॉडर सेक्टर में देखते हैं, डिजिटल डिस्ट्रप्टर्स की थीम पे देखते हैं, देयर आर काफी नई कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं जहाँ पे एक्साइटिंग ग्रोथ है, और चैलेंजेस भी है, बट काफी न्यू जनरेशन जो कंपनीज है वो मार्केट में आ रही है. वहाँ पे हमें काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है. हालांकि सम ऑफ दीज कंपनीज माइट नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट लॉन्गर टर्म दे कुड बी बिग विनर्स इन दिस स्पेस. महेश, एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ और मैं अपने मन को किसी तरह से समझा लेता हूँ कि ठीक है मैं 18,000 पे एक एसआईपी शुरू करता हूँ, तो मेरी एसआईपी या मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो शुरू होगा वो किस तरह से शुरू हो, किस थेमेटिक अप्रोच की तरफ हो? मैं किसी अच्छे फंड को चुन लूँ, किसी अच्छे सेक्टर को चुन लूँ, या किसी अच्छे ब्रैकेट को चुन लूँ? तो मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू हो? एसआईपी मैं करूँगा, बट किस चीज़ पे करूँगा एसआईपी? ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स इक्विटी में तो इन्वेस्ट करते, बट कहाँ पे करना चाहिए. तो आई थिंक मार्केट को देखते हुए यहाँ से अभी काफी सेक्टर्स, वाइल हम लोग को लॉन्ग टर्म थीम्स के हिसाब से फ्यू सेक्टर्स विच वी लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर, बट काफी हद तक मार्केट डिस्काउंट कर रहा है काफी चीजों को यहाँ से. और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मार्केट फ्यू पॉकेट्स जहाँ पे ग्रेट वैल्यू है, काफी हद तक वो वैल्यू ऊपर उभर के आई है. तो यहाँ से आई थिंक द बेस्ट अप्रोच फॉर एनी इन्वेस्टर, ओके, जो इन्वेस्ट कर चाहे इक्विटी में, यू शुड इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड. क्योंकि हमें लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स सब में अपॉर्चुनिटी है. किसी में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मेजर अंडर वैल्यूएशन है. ओके, देयर इज अ फेयर वैल्यूएशन अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसलिए मल्टी कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मेजर कोर ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए. बिकॉज काफी सेक्टर, ऐसा नहीं कि एक दो सेक्टर के ऊपर के दम के ऊपर ही मार्केट खड़ा है, राइट. देयर आर मेनी सेक्टर्स जहाँ पे आउटलुक इज इंप्रूविंग. सो डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहेगा तो उसके कारण आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगी. यहाँ से भी मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. आई वुड नॉट एडवाइज टेकिंग अ वेरी एग्रेसिव कॉल
either on a market or on a particular fund thematics में. So diversified fund, multi-cap, flexi-cap fund should be the core fund at this point in time to invest into the market. कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो इस तरह का एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड जिस हिसाब से फंडामेंटल्स इस समय मार्केट के हैं, आपको लगता है क्या कि इसमें पोटेंशियल है 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ रह सकता है नेक्स्ट 4 से 5 साल में? So 18 से 20% growth, I think, will be a bit difficult. Okay, we've not seen that kind of, because this year itself, right, base जो है FY22 में earnings growth निफ्टी की जो दिख रही है वो around 35% है. So वो base के ऊपर I think one should expect, I think, the earnings growth to be somewhere around, I think, 13 to 15% earnings growth is what would be एक realistic growth हमें दिख रही है जो corporate, which will be a very good growth. हमने देखा है कि लास्ट 5-6 साल में अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन इन सिंगल डिजिट. तो उसके मुकाबले और क्या है कि वाइल इंडिया में ग्रोथ आ रही, बट वो जो 18-20% अर्निंग ग्रोथ आने के लिए योर जीडीपी ग्रोथ हैज टू गो टू अराउंड 8 to 9%. वो अभी तक नहीं दिख रहा है बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ भी ऐसी नहीं दिख रही कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. चाइना में जैसे देख रहे हैं कि स्लो डाउन स्लाइटली, इट्स गोइंग डाउन. यूएस आल्सो दिस ईयर इज स्ट्रॉन्ग बट प्रॉब्ली स्लो डाउन. सो इन दिस बैकड्रॉप I think around 13 to 15% kind of a growth, earnings growth for the next 2-3 years. I think it's a very reasonable expectation to look at, and that's a good growth which will continue to drive the markets higher from there. करेक्ट. साथ ही आपसे महेश एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े रीजंस है, कैपेक्स रिवाइवल, इकोनॉमी ओपनिंग अप, और हम ये रिफ्लेक्शन ऑन ग्राउंड, दिस इज़ फॉर रियल, आप ऑन ग्राउंड आप ये रिफ्लेक्शन भी देख पा रहे हैं. जिस तरह से ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन के साइड की तरफ से जो फिगर्स भी आए कि दिवाली पर जिस तरह की कंजम्पशन और जिस तरह की सेल्स देखने को मिली है वो एक रिकॉर्ड लेवल पर है. आपके पोर्टफोलियो जितने भी फंड्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स की वेटेज थोड़ी कम है. क्या यहाँ आप वेटेज बढ़ाएंगे और कौन कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? So actually we have been more positive on consumer discretionary sector. एक long term theme दिख रही है इंडिया में, because especially जो low ticket consumer discretionary जैसे retail हो गए, consumer durable sector हो गया, because इंडिया में is at a inflection point where जो per capita GDP है इंडिया का, right, वो 3000 के ऊपर अभी जा रहा है. और हमने देखा कि जब भी वो क्रॉस करता है, जैसे चाइना में देखा था around 12 years back, तभी डिमांड फॉर लॉट ऑफ दीज डिस्क्रिशनरी आइटम्स स्टार्ट्स टू गो अप, और इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल भी कम है. तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आई मीन नॉट फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स. और यहाँ पे काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, तो मूव फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज भी एक बड़ी थीम चल रही है. तो या आई मीन एक कोविड की वजह से ये सेक्टर में इम्पैक्ट जरूर हुआ था, बट अभी दैट इज ऑल्सो नाउ कमिंग बैक. सो लॉन्ग टर्म के लिए क्लियरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्मॉल टिकट लो टिकट आइटम जो है, राइट, वहां पे हमें अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है. और ये सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से. एक सेक्युलर ग्रोथ की वजह से इंडिया में नेक्स्ट डेकेड के लिए आई थिंक द डिमांड फॉर सम ऑफ दीज आइटम्स विल कंटिन्यू टू रिमेन वेरी स्ट्रांग. उसके अलावा भी रिकवरी प्लेस जैसे कोविड के बाद रिटेल में काफी अच्छी काइंड ऑफ रिकवरी दिख रही है. एंटरटेनमेंट, राइट, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल, which is sector which was badly impacted of COVID. I think we see a big revival of that coming next year, next calendar year. I think people, लोगों को अभी बाहर कोविड की जो फियर थी वो अभी वैक्सीनेशन इज नाउ एट अ रिकॉर्ड लेवल. सो वो एक सेक्टर है जहाँ पे स्पेंड्स, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एंटरटेनमेंट और लीजर, एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट ईयर. महेश, ये सरकारी कंपनीज पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने एक विनिवेश की प्रोसेस भी बहुत अच्छे से स्पीडअप की है. आप एयर इंडिया वाला मैटर भी देखो, जो कई साल से नहीं हो रहा था सॉल्व, वो भी गवर्नमेंट ने आखिरकार कर दिया. इसको लेकर आप बुलिश हैं क्या अभी आप सरकारी कंपनीज को लेकर, जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का बज़ है? हाँ, सरकारी कंपनीज अभी भी एक्चुअली एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी कंपनीज, एक तो वैल्यूएशन जो है ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले अभी काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अभी भी वैल्यू है. एक ऐसा सेगमेंट है, तो वहाँ पे कंपनीज और काफी सरकारी कंपनीज आर लिंक टू द कोर ऑफ द इकोनॉमी. आपने देखा है, राइट, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया या पावर सेक्टर हो गया, मेटल्स. सो जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ये कंपनीज की ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी. हालांकि दे विल नॉट बी अ वेरी हाई ग्रोथ सेक्टर. तो दैट एक सपोर्ट, अर्निंग सपोर्ट रहेगा वहां पे. और या
आई मीन अगर गवर्नमेंट का रुझाव देखा जाए तो पहले जैसे PSU ETFs वगैरह जैसे आ रहे थे मार्केट, वो भी नहीं आ रहे। कंपनीज, द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट मोनेटाइजिंग इट थ्रू मोर स्ट्रेटेजिक सेल, राइट, इन ऑन अ वेरी मेथोडिकल मैनर। इसी कारण वो सप्लाई था PSU स्टॉक्स का, वो थोड़ा कम हो गया है। दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द PSU कंपनी। एंड काफी कंपनीज अभी डिविडेंड पे आउट भी अच्छी कर रही है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि 30% पे आउट मिनिमम होना चाहिए। सो डिविडेंड यील्ड भी काफी कंपनीज में अच्छी है। तो ये सब देखते हुए अभी ये ओवरऑल PSU पैक बाय एंड लार्ज स्टिल लुक्स फेयरली अट्रैक्टिव। वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे बात करते हैं, क्योंकि मार्केट अभी इतने ऊंचे लेवल पे है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है काफी स्टॉक्स में। बट ये सेक्टर में PSU ओवरऑल बास्केट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गुड। सो इट लुक्स गुड। आई मीन यहाँ ओनली थिंग इज कि यहाँ सेक्टर में आपको ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं मिलेगी, स्टेडी रहेंगे, डिविडेंड यील्ड आपको अच्छी मिलेगी, और एंड गवर्नमेंट जैसे जैसे मोनेटाइज करेगा और कहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल हो तो वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो बाय इवन PSU बैंक्स आल्सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आर लुकिंग गुड, बिकॉज जैसे मैंने बात की कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अभी काफी जोर से नीचे आ रही है, और NPA साइकिल पीक आउट हुआ है, और उसका बेनिफिट PSU बैंक्स को भी मिलेगा। राइट महेश, एक खबर जो आई है, गवर्नमेंट ने L1 बिडर होने का जो एक क्राइटेरिया है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, लोएस्ट कॉस्ट बिडर वाज द बिगेस्ट क्राइटेरिया, उसको चेंज कर दिया है और टेक्निकल सुपीरियॉरिटी और दूसरे अदर फैक्टर्स के सुपीरियॉरिटी को भी ज़्यादा वेट देने का डिसीजन लिया है, जिससे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे कि L&T और मिस्टर नाइक की कुछ कमेंट्री भी आई उसके ऊपर, काफ़ी वेलकम किया है। दूसरे देशों में देखा जाता है कि लोएस्ट कॉस्ट बिडर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर विनिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी क्या फोकस है अमंग योर बिग फंड्स, और ये जो चेंजेस लाए हैं इस पे आपकी क्या राय है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का पहले से ही फोकस रहा है, रोड सेक्टर में, इन दी मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन। सो बट एक चैलेंज जो ये सेक्टर में हमेशा रही है वो इज दी फंडिंग, राइट, बिकॉज डिमांड तो काफी है, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंडिया नीड्स टू बिल्ड, बट इसके लिए फंडिंग कहाँ से होगी? और गवर्नमेंट की जो फिस्कल सिचुएशन है वो अभी भी काफी टाइट है। सो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट वेरियस एवेन्यूज टू ट्राई टू मोनेटाइज एसेट्स। उसमें जो इन्वेस्ट आई थी वहां से गवर्नमेंट ने मोनेटाइज करना चालू किया, तो थिंग्स आर नाउ स्लोली स्टार्टिंग टू इम्प्रूव ओवर देयर। सो इस सेक्टर में आई मीन लॉन्ग टर्म अच्छी डिमांड और ग्रोथ दिख रही है हमें, ओके, और आगे जाके भी ठीक रहेंगे इसमें। और जो नए जो नॉर्म्स निकाले हैं L1 बिडर की, उसका बेनिफिट लार्जर कंपनीज को मिलेगा, जो एस्टैब्लिश लार्ज कंपनीज हैं, ओके, जहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म टेक्निकल क्वालिफिकेशन, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहाँ उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके कारण कंसोलिडेशन काफी अच्छा होगा, राइट, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी छोटे छोटे लोकल प्लेयर्स रहते हैं जो अग्रेसिवली बिड करते हैं, उसके कारण मार्जिन्स में प्रेशर आ सकता है। बट एज पर द न्यूअर रूल्स, ओके, उसके कारण ये सेक्टर में भी अपने को वी विल आल्सो बी एबल टू सी लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग। सो लार्ज बिग कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। बट अगेन द की चैलेंज फॉर द सेक्टर विल ऑलवेज रिमेन फंड, द फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ इट, and that's an area where I think a lot of pension funds and other long-term investors जो है वो government is trying to get them, okay, into India, and if that picks up, I think ये sector, the sector can see an improvement going forward. Again, power is one large sector in infrastructure, right? वहाँ पे from thermal power we are seeing a lot of movement towards renewables, जो wind है और solar power के लिए है. So companies which are now catering to that, और जो infrastructure companies renewables में ज्यादा फोकस कर रही है, वहाँ पे उनको ज्यादा ग्रोथ दिखेंगे। हालांकि जो ट्रेडिशनल कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी ज्यादा नहीं होगी गोइंग फॉरवर्ड। ऑलराइट महेश, हम आपको जाने देंगे, आपका दिन अच्छा हो, और आज ET Now स्वदेश पे हमारे साथ मार्केट की बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।